नमस्कार साथियों, मैं रेखा सेठी आज कुंवर नारायण जी की कविता और कहानी में जो लगातार आवाजाही बनी रहती है उस पर आपसे बात करूंगी। मैं अपनी बात कुंवर जी की एक कविता से शुरू करना चाहती हूँ। उस कविता का शीर्षक है ऊंचा उठा सिर। जब भी मैं इस कविता के बारे में सोचती हूँ तो कई बार मन में ये ख्याल आता है कि ऐसा शीर्षक देने से कुंवर जी का क्या आशय रहा होगा। इस कविता के शीर्षक के विषय में साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर भी याद आने लगते हैं, जिनकी कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, हेड इज हेल्ड हाई, यह एक बिंब और एक रूपक बनाकर इसका कुंवर जी ने अपनी कविता में इस्तेमाल किया। कुंवर नारायण के लिए भी साहित्य, कविता हो या कहानी या कोई अन्य विधा, निडर भाव से सिर ऊंचा उठाकर अपनी बात कहने का साहस रखते हुए बात करना उनके साहित्य का लक्ष्य रहा है। यह एक ऐसी प्रत्याशा है जो कुंवर नारायण के लेखन की अनेक छवियों को हमारे निकट कुछ नया सा बना देती है और बहुत बहुत बार अलग अलग दिशाओं में सोचने को विवश करती है। कभी कभी लगता है कि ये छवियां जीवन से बड़ी हैं, मतलब कि एक ऐसी इमेज जो लार्जर देन लाइफ। शुरू में ही मुझे याद आता है, शायद संभवतः सन 2000 रहा होगा, मैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ाती हूँ। कॉलेज के एक आयोजन में इंदु जैन, मैं उसी कॉलेज में पढ़ी तो मेरी प्राध्यापिका भी रही और उनके निकट से कविता कुछ जानने समझने का बहुत मौका मिला। तो वो आयोजन इंदु जैन करवा रही थी। तो सुबह सुबह आके उन्होंने सूचना दी कि कुंवर नारायण भी आ रहे हैं। यानी आमंत्रित तो हमने उन्हें पहले भी किया था, लेकिन कुछ पक्का नहीं था कि आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन सुबह पता चला कि कुंवर नारायण आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों को तो जो उत्साह था वो था ही, लेकिन हम जैसे लोग जो उस समय तक प्राध्यापक बनकर कॉलेज में आ चुके थे, हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि तब तक मैंने कुंवर जी को व्यक्तिगत रूप में इतने पास से कभी नहीं देखा था, उन्हें इस तरह से नहीं जाना था। तो कुंवर जी जब दूर से चलते हुए आए, दिखाई दिए, तो मुझे आज भी वो कॉरिडोर याद है जहाँ से चलकर कुंवर जी ऑडिटोरियम की तरफ चले आ रहे थे। ऊंचा लंबा कद, आंखों में तेज, उन्नत भाल, लेकिन एक ऐसी विनम्रता कि आपको सच में लगता था कि ये व्यक्ति क्या कोई इस दुनिया का, इस धरती पर चलने फिरने वाला साधारण व्यक्ति है, या सचमुच ही कोई एक ऐसा विराट व्यक्तित्व है जिसे सृष्टि से अलग करके पहचाना नहीं जा सकता। वो पूरा उस सृष्टि के हिस्से की तरह वो आपके आसपास था, उसकी उपस्थिति आप महसूस कर सकते थे, लेकिन ऐसा भी लगता था कि जैसे उन्हें छुआ नहीं जा सकता। एक ऐसी लंबी लकीर,
कि जिसके नीचे आप कितनी भी रेखाएं खींचें वो छोटी ही रहेंगी। एक ऐसा सितारा जो साहित्य की दुनिया में चमकता है, लेकिन जब सितारा चमकता है तो थोड़ा दूर होता है। तो ऐसा लगता था कि कुंवर नारायण इस साहित्य की दुनिया के कोई ऐसे विराट व्यक्तित्व हैं जो हैं तो बस फलांग भर की दूरी पर हमारे पास, लेकिन जिस तक हम पहुंच नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, उसे देखकर आप विभोर हो सकते हैं, लेकिन अपनेपन से बाह नहीं थाम सकते। बहुत दिनों तक मन में ऐसी छवि बनी रही, और ऐसी छवि का एक कारण ये भी था कि साहित्यिक दुनिया में जिस तरह उनकी उपस्थिति को दर्ज किया गया था, वो उपस्थिति भी थोड़ी थोड़ी ऐसी ही थी। यानी कि कुंवर नारायण आत्मजयी के रचनाकार, एक दार्शनिक वैचारिक कवि हैं, एक बहुत बड़े ऐसे कवि जो शेक्सपियर पढ़ते हैं, गालिब को अपनी कविता में ले आते हैं, हमारी तरह कंबन, गुरु नानक, अन्य कवि पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो सीधी सीधी भाषा में वो हमसे कह रहे थे। मंच पर उस दिन उन्होंने 3 कविताएं पढ़ी, जिनमें एक तो अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, बाजारों की तरफ, और एक कविता शायद पेड़ों के काटे जाने पर थी। उस कविता का ठीक शीर्षक मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन वो कविताएं सुनते हुए हमारे मन में एकदम एक अलग छवि बनी। मतलब जिस आत्मजयी के माध्यम से हम उन्हें जान रहे थे, हमारे मन पर उनके दार्शनिक होने का, वैचारिक होने का जो इतना बड़ा बोझ था, उससे अलग अब एक व्यक्ति हमारे सामने वैसे ही बात कर रहा था बाजार में जाने के बारे में, जैसा कि अनुभव हमें अक्सर होता था, और उसकी भाषा भी बिल्कुल वैसी ही थी जिस बोलचाल की भाषा में हम आप आपस में बातचीत करते हैं। तो यानी ये जो हमारे मन की निर्मित छवि थी, चाहे वो जिस भी कारण रही हो, उससे बिल्कुल एक अलग छवि थी, जिसमें अब वो बिल्कुल निकट थे। उन्हें जान पाना, उन पर बात कर पाना, उनसे बात कर पाना बिल्कुल सहज था, और बिल्कुल वो दुनिया जो थी वो अपनी सी थी। उस दिन एक बड़ा भ्रम टूटा। वो भ्रम ये था कि कुंवर नारायण, या कुंवर नारायण ही क्यों, कोई भी कवि क्या इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है कि ये मासेस का कवि है और ये क्लासेस का कवि है, यानी एक संभ्रांत कलाकार जैसा कवि है और दूसरा जन कवि है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपसे कर रही हूं कि अगर हमें कुंवर नारायण को जानना है तो ये जरूरी हो जाता है कि हम उनके समग्र लेखन को एक बार नजदीक से देखें। ये मौका मुझे मिला उन पर काम करते हुए, और तब ये पता चला कि कविताओं की दुनिया में भी कितनी कविताएं ऐसी हैं जो कभी सम्मेदीन की लड़ाई के दुख से दुखी होती हैं, तो कभी अचानक बहार आ जाने से बाल सुलभ जिज्ञासा से भर जाती हैं। ये कविताएं प्रेम की हैं, मोह की हैं, इतिहास की हैं। बड़ी बड़ी कहानियां हैं उन कविताओं में। अमीर खुसरो की कहानी है, कबीर मिल जाएंगे, फतेहपुर सीकरी दिखने लगेगी, और कमरे में धूप जिस तरह आती है वो बारीक छवि भी हम पकड़ सकेंगे।
तो सबसे पहला मिथ कुंवर नारायण को लेके या जो भ्रम हमारे मन में था वो बिल्कुल टूट गया कि वो एक अलग तरह के कवि हैं। उनमें भी वैसी ही जिज्ञासाएं, वैसी ही सामाजिक प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है जैसी कि अन्य कवियों में भी थी। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आलोचना के जो चौखटे निर्मित हो गए थे एक समय पर, जैसे जैसे हम उनसे बाहर आते जाते हैं तो सभी कवियों में हमें इस तरह की आवाजाही दिखाई पड़ने लगती है। कोई भी कवि एक खास विचारधारा, खास तरह के उद्देश्यों को लेकर उस सब में बंध कर कविता या कहानी नहीं रचता। तो एक तरफ इन कविताओं में हम कविताओं की मैं बात कर रही थी और कविताओं में कहानियों की आने की बात कर रही थी। मुझे लगता है कि जैसे मुक्तिबोध ने एक बार कहा था कि किसी भी साहित्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, कि क्या वो साहित्य जो साहित्य के रेजिमेंटेशन है, साहित्य के जो चौखटे बना दिए गए हों, चाहे वो विषय को लेकर हों या फॉर्म को लेकर हों, तो जब तक आप इस रेजिमेंटेशन से बाहर नहीं आते तब तक आप उस साहित्य की नब्ज पर हाथ नहीं रख पाते। हमारे यहाँ जिस भी कारण हुआ, लेकिन ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति हुई कि प्रसाद ने कहानियां लिखी, नाटक लिखे, कविताएं लिखी, लेकिन हम जिस विधा से देखते हैं, जिस तरफ से उन्हें पढ़ना चाहते हैं, तो तब हमारे लिए जो कविता पढ़ता है उसके लिए प्रसाद श्रेष्ठ कवि हैं, लेकिन तब वो उसी समय पे उनकी कहानियों की बात नहीं करता। जो नाटककार प्रसाद को जानता है वो उनकी नाटक की महानता की बात करता है, लेकिन उसी समय पर कविता की बात भले ही करता हो लेकिन कहानी की बात नहीं करता। जब कहानी की बात की जाती है तो नाटककार और कवि प्रसाद बड़े माने जाते हैं और कहानियों पर कम चर्चाएं होती हैं। मुक्तिबोध की जब हम बात करते हैं तो मुक्तिबोध की कहानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह का कुछ कुछ मुझे लगता है कि कुंवर नारायण के साथ भी हुआ। एक तो उन्होंने बहुत कम कहानियां लिखी, 2 ही कहानी संग्रह उनके आए हैं, लेकिन मुझे जिस बात की तरफ मेरा ध्यान जाता है, आकारों के आसपास जो उनका पहला कहानी संग्रह है, और ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ सबसे पहली बार 1973 में। अगर इसकी बिल्कुल भूमिका की आरंभ पंक्तियां देखें, कहानियों का यही संग्रह आज से 5-6 वर्ष पहले भी छप सकता था, लेकिन उस समय कहानियों की कोई किताब निकालना लामहाला उस बहस में पड़ जाना होता जिससे शायद किसी कवि कहानीकार के लिए सही सलामत छूटना मुश्किल ही था। तो जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिला रही थी कि हमने जब भी जिस भी रचनाकार को जाना, हमने उसके एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित किया। तो कुंवर जी के कद का भी जो रचनाकार है उसको भी 6 साल लगे ये सोचने में कि वो कहानियों की किताब प्रकाशित करे या ना करे, क्योंकि ये जो द्वंद्व है इससे कोई कवि कहानीकार छूट नहीं सकता। ये जो रेजिमेंटेशन था, ये जो दबाव है उस समय का, इसको जो भी लेखक थे उस समय के भी वो नजदीक से महसूस कर रहे थे, और ये भी अभिव्यक्ति का खतरा उठाने जैसा ही था। इसके आगे चलते हुए वे उसे अनुत्तेजित वक्तव्य कहते हैं, एक वक्तव्य देते हैं, मतलब अपनी बात रख रहे हैं, जिसे वो अनुत्तेजित वक्तव्य के नाम से इन कहानियों में, ये इन कहानियों के बारे में है, मतलब एक पीठिका के रूप में, एक पृष्ठभूमि के रूप में दे रहे हैं कि क्यों
जैसे कि मुक्तिबोध को लगातार एक साहित्य की डायरी में वो बार बार कहते रहते हैं क्योंकि वो विधा से प्रयोग कर रहे हैं, कहानी की हो या कविता की हो। तो लगातार मुक्तिबोध को लगता है कि मुझे डर लगता था कि ऐसी कविता या ऐसी कहानियां मैं कह सकता हूं या नहीं, क्योंकि तमाम तरह के रेजिमेंटेशंस हमारी चेतना पर इतने हावी हो जाते हैं कि हम उसी से एक तरह से संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हुए उसी में उसकी गिरफ्त से छूट नहीं पाते। तो कुंवर नारायण की स्थिति भी लगभग यही है। और फिर वो बताते हैं कि क्यों, कि यद्यपि हम कहते हैं कि कहानी ने अपना कहानीपन नई कहानी के दौर से ही छोड़ दिया, लेकिन फिर भी यहाँ कुंवर नारायण स्पष्ट करते हैं कि उन्हें क्या कठिनाई क्या है। इन कहानियों में वैसे रोमांचकारी और सनसनीखेज तत्व नहीं मिलेंगे जैसे कि आमतौर पर कहानियों में होना लाजिम समझा जाता है। लाजिम कौन बनाता है ये एक अलग बात है। न इनमें कड़वे यथार्थ की झांकी है, न मीठे प्रेम की कल्पना, न पहेली बुझाने वाले चारित्रिक दाव पेच, न मनोवैज्ञानिक तिकड़मों में उलझाया हुआ सेक्स और क्राइम। सच पूछिए तो इन सबको ठंडे दिल दिमाग से सोचते हुए बातचीत का एक अंदाज है, यथार्थ से एक रोमांस। कुछ इस तरह मानो रोमांस यथार्थ से पलायन ना होकर उसी की एक खास पहचान या अतिरिक्त माप। इस अंश में कुंवर जी साहित्य रचना की जो पूरी प्रक्रिया है, साहित्य रचना का एक जो काव्य शास्त्रीय या सौंदर्य शास्त्रीय अनुभव कहें, उस द्वंद्व से गुजरते हैं और वो ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि जैसे भाषा को बरतने के अलग अलग रचनाकारों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वैसे ही यथार्थ को बरतने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मुक्तिबोध ने गतिशील यथार्थ की संकल्पना की बात की थी, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि ना तो यथार्थ इकहरा हो सकता है, ना वो स्थिर हो सकता है। इसलिए यथार्थ को गतिशील होना होगा और यथार्थ में एक परत दर परत लिपटी हुई है। तो एक नया तरीका मुक्तिबोध ने यथार्थ को प्रस्तुत करने का अपने साहित्य में इजाद किया। जब कुंवर नारायण कहते हैं कि उन्होंने उस यथार्थ को एक रोमांस की तरह इस्तेमाल किया, तो रोमांस क्या है कि वो एक प्रतिमान हो सकता है, एक पहचान हो सकता है, एक माप हो सकता है कि कैसे एक पूरी पद्धति हो सकता है साहित्य में कि आप यथार्थ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के वो कहते भी हैं कि ये रोमांस शब्द उन्हीं अर्थों में इस्तेमाल कर रहा हूं जिन अर्थों में सर्वांते का डॉन क्विक्सोट एक रोमांस है। और इसका फिर वो विश्लेषण भी करते हैं। इस विश्लेषण पर मैं आती हूं कि क्या आशय है उनका, क्यों यथार्थ एक रोमांस है। ये छोटी सी भूमिका जो है ये बार बार विचार करने को इसलिए विवश करती है कि इसमें कुछ स्थापनाएं हो रही हैं कहानी के स्ट्रक्चर को लेकर और साहित्य में इन चीजों के बरतने को लेकर। कहानी को लेकर हमारे मन में एक ये विचार बैठा हुआ है कि वो यथार्थ की प्रस्तुति करेगी, लेकिन यथार्थ कैसे क्रिएट होगा, यथार्थ कौन सा होगा। अगर हम अपने आसपास के परिवेश में जिन पात्रों जिन घटनाओं को पहचानते हैं
जिन परिस्थितियों और मनस्थितियों के द्वंद्व से उलझते हैं, उसकी सीधी सच्ची सटीक ऐसी प्रस्तुति कि मानो हमारा साहित्य ऐसा लगे कि जैसे उसका प्रतिबिंब हो, क्या वही कहानी कहने का पैमाना हो सकता है। तो कुंवर नारायण उस पैमाने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वक्तव्य का अगला अंश सुनिए। कहानी कहते समय मैं पाठक को यह यकीन दिलाने की कोशिश नहीं करता कि कहानी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई भी कहानी की जब हम समीक्षा करते हैं तो सबसे पहला विचार यही आता है कि यथार्थ को कितने जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया है, कैसे सीधी सच्ची खरी बात, जिंदगी से उसकी कितनी गहरी संपृक्ति है, ये सब कैसे उस कहानी में सामने आ गया या उस उपन्यास में सामने आ गया, और कैसे वो हमारे समय का आईना बन गया। तो हमारा इतना अधिक आग्रह है उस प्रस्तुति की ओर कि कई दफे जो ये दबाव होता है कि सही सही वो बात आ पाई है कि नहीं, और अगर आ गई है तो मानो इसी से ही रचनाकार के कर्तव्य कर्म का मतलब उसका कर्तव्य कर्म पूरा हो गया कि उसने जो था ज्यों था उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया। लेकिन यहां कुंवर नारायण लेखकीय हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं चाहता कि मेरा पाठक ये भूल जाए कि वो कहानी पढ़ रहा है और मेरी उपस्थिति को गौण कर दे, और जो पात्र हैं वो सीधे सीधे जैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करें या अपने होने को जताएं। कई बार कहानी और उपन्यास की जब हम आलोचना करते हैं तो ये बात हमेशा सामने आती है कि जो पात्र हैं हमारे, वो लेखक के हाथों की कठपुतली नहीं है जिन्हें लेखक नियंत्रित कर सकता है अपनी विचारधारा या अपने आग्रह के आधार पर। लेकिन यहाँ कुंवर जी कहते हैं, कहानी कहते समय मैं पाठक को यह यकीन दिलाने की कोशिश नहीं करता कि कहानी नहीं कह रहा हूं, बल्कि जगह जगह पाठक को अपनी तरफ करके कहता चलता हूं कि यह यथार्थ नहीं, सिर्फ कहानी है। कुछ इस तरह कि पाठक को मेरे कहने पर शक होने लगे और वह अपने आप से सवाल करे, क्या सचमुच ये कहानी ही है या उससे भिन्न कुछ भी। यथार्थ के नाम पर कहानी नहीं, कहानी के नाम पर यथार्थ की बात करता हूं। उस यथार्थ की बात जिसे केवल व्यावहारिक स्तर पर नहीं, मुख्यतः मानसिक स्तर पर जिया जाता है। अक्सर इन कहानियों में पात्रों और घटनाओं को केवल गवाही की तरह लाकर मनुष्य की नियति का मुकदमा पेश किया गया है। तो कथ्य क्या है, संप्रेष्य क्या है? मानव नियति का भविष्य, मानव नियति का मुकदमा। संदिग्ध चालें तथा गुड़ियों का खेल जैसी कहानियों में मैंने पात्रों और घटनाओं को बिल्कुल मोटा खाका लोक कलाओं के अनुरूप खींचकर उन्हें एक मानवीय फलक पर एक तरह चलाकर छोड़ दिया है कि उनकी प्रकृति ही उनकी नियति बन जाती है। यह एक सर्जनात्मक युक्ति है, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी है। संग्रह में आकारों के आसपास की बात कर रही हूं। 17 कहानियां हैं। सब कहानियों में एक ही सर्जनात्मक युक्ति नहीं है, लेकिन सभी कहानियों में लेखन के प्रति एक सचेतता है और किसी न किसी तरह से यथार्थ को प्रस्तुत करने की एक अलग शैली की खोज की गई है। अलग अलग युक्तियां हैं, कहीं पात्र कम हैं जैसा वो कह ही रहे हैं, और कथा का आग्रह भी बहुत कम है। फिर सवाल उठता है कि इन कहानियों में ऐसा क्या है जो इन्हें विलक्षण बनाता है। कहानीकार सारे प्रयोग उसके जो हैं वो फॉर्म को बरतने को लेकर तो हैं ही,
लेकिन अगर कोई कहानीकार केवल अपने शिल्प से प्रयोग करता चलता है तो वो साहित्य भी बहुत स्थायी या लंबे समय तक नहीं रहता। इन कहानियों को जो बात खास बनाती है वो बिंदु से अब उनकी कविताओं की ओर चलना चाहिए। मैं उनकी कविताओं से 4 छोटे छोटे अंशों का पाठ करूंगी। सबसे पहले जिस कविता से मैंने बात शुरू की उस कविता पर चलते हैं, ऊंचा उठा सिर। उसकी विवशता और छटपटाहट जिसे एक अंतहीन मृत्यु ने अपने सीने से चिपका रखा हो, उसकी लटकती हुई छाती, धंसा हुआ पेट, झुके हुए कंधे, वह कौन है हमेशा जिसकी हिम्मत नहीं केवल घुटने तोड़े जा सके। इस अंश में ही अगर आप देखें तो कुंवर नारायण अपने साहित्य का जो उद्देश्य है वो तय करते हैं। अब इस कविता में जिस तरह से यथार्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, मनुष्य के जिस संघर्ष की अभिव्यक्ति हो रही है, जो चित्र मनुष्य का हमारे सामने बन रहा है, उसकी लटकी हुई छाती, धंसा हुआ पेट, झुके हुए कंधे, वे कौन है हमेशा जिसकी हिम्मत नहीं केवल घुटने तोड़े जा सके। उसके ऊंचे उठे सिर पर एक बोझ रखा है, कांटों के मुकुट की तरह। बस इतने ही से पहचानता हूं आज भी उस मनुष्य की जीत को। तो कहानियों की जिस विलक्षणता की मैं बात कर रही थी, वहां जो सवाल उठ रहा था उसका उत्तर इस कविता के माध्यम से मिलता है। ऐसे ही एक दूसरी कविता का छोटा सा अंश पढ़ूंगी, पूरी कविता नहीं। दुनिया को बड़ा रखने की कोशिश। मैं कुछ नहीं हूं कहते हुए जब भी मैंने छोटा होना चाहा, इस एक तथ्य से बार बार लज्जित हुआ हूं कि दुनिया में आदमी के छोटेपन से ज्यादा छोटा और कुछ नहीं हो सकता। पराजय यही है कहते हुए जब भी मैंने विद्रोह किया और अपने छोटेपन से ऊपर उठना चाहा, मुझे लगा कि अपने को बड़ा रखने की छोटी से छोटी कोशिश भी दुनिया को बड़ा रखने की कोशिश है। इससे फिर कहानियों की तरफ चलें। पात्र नहीं हैं, घटनाएं नहीं हैं, या पात्र बहुत कम हैं। घटनाएं उस रूप में नहीं है जिसे कि हम यथार्थवादी कहानी विद इन कोट्स यथार्थवादी कह रही हूं, जिसे हम जानते हैं, जो घटनाओं का ब्यौरा होती हैं। फिर भी कविता और कहानी दोनों अपने उद्देश्य के स्तर पर एक ही हैं। दोनों में उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की गई है, उसके पक्ष में खड़े होने की कोशिश की गई है, जिससे कि दुनिया बड़ी हो सकती है और एक आदमकद व्यक्ति का सिर ऊंचा उठा हुआ हो सकता है। वाजश्रवा के बहाने में कुंवर जी ने अपनी जीवन दृष्टि की ही मानो प्रस्तावना की हो, उसका एक छोटा सा अंश है। कुछ इस तरह भी पढ़ी जा सकती है एक जीवन दृष्टि कि उसमें विनम्र अभिलाषाएं हों, बर्बर महत्वाकांक्षाएं नहीं। वाणी में कवित्व हो, कर्कश तर्क वितर्क का घमासान नहीं। कल्पना में इंद्रधनुषों के रंग हों, ईर्ष्या द्वेष के बदरंग हादसे नहीं। निकट संबंधों के माध्यम से बोलता हो पास पड़ोस, और एक सुभाषित एक श्लोक की तरह सुगठित और अकाट्य हो जीवन विवेक। ये कुल मिलाकर एक कवि, एक रचनाकार
का जीवन बोध है और साहित्य बोध भी है, जो उसकी कविता से कहानी, कहानी से कविता, वैचारिक गद्य, समीक्षा, इन डायरी के पन्ने, इन सब में आता जाता रहता है। तो आप अगर किसी भी रचनाकार को जानना चाहें, विशेष तौर पर कुंवर नारायण जैसे रचनाकार को, तो ये जो इंटरटेक्सचुअलिटी है, अंतरपाठीयता है कि आप एक पाठ पढ़ते हैं तो दूसरा कहीं प्रतिध्वनित होता है, आप दूसरे पे जाते हैं तो उससे कुछ और आपको मिलने लगता है। ये जो प्रक्रिया है साहित्य रचना की, ये कुंवर नारायण अपने साहित्य में तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं एक सृजनात्मक युक्ति की तरह, लेकिन उसके साथ साथ जब वो कविता रचते हैं, जब वो कहानी लिखते हैं, तब भी ये पूरी इंटरटेक्सुअलिटी, मतलब मैं कुंवर नारायण को जिस रूप में देखती हूँ, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जो बहुविज्ञ है, जिसने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ गुणा है। इसलिए उसके जीवन में जो संघर्ष के सवाल हैं वो इतने ज्यादा, जिसे कहना चाहिए कि अनेक स्तरों पर एक साथ इस तरह घटित होते हैं कि आप उसमें से परत दर परत अलग नहीं कर सकते। बहुत सारे धागे गूंथ कर जैसे एक डोरी बनी हो, वो डोरी जो आपको लगातार रेशा रेशा उसको पहचानने की समझ देती हो, और वो रेशा रेशा आप उसको उसके कई अर्थ खोल सकते हैं। ये जो संभावना बनती है कि आप उसके कई अर्थ खोल दें, ये तभी संभव है जब उस यथार्थ को कई स्तरों पर एक साथ जिया जाए, केवल भौतिक धरातल पर नहीं बल्कि मानसिक चेतना के धरातल पर उस सबको महसूस किया जाए। फिर मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कविता की, मतलब एक पृष्ठभूमि के तौर पर ही एक उनकी कविता है संदर्भ गुर्यनिका। गुर्यनिका एक पेंटिंग है और पिकासो ने जो बनाई, और पिकासो को उद्धृत किया गया, दो पंक्तियां कविता से पहले लिखी गई पिकासो को उद्धृत करते हुए, मैं जो सोचता हूं उसे चित्रित करता हूं, केवल उसे नहीं जो देखता हूं। यानी देखने की जो क्रिया है उसका संबंध हमारी दृष्टि से है, आंख से है, एक इंद्रिय से है। लेकिन अगर हमारा देखना उतना भर ही हो जितना हमारी आंख को दिखाई देता है, तो वैसा तो घोड़े भी देखते हैं। उस देखने को कुंवर नारायण वहां से उठा करके और बिल्कुल अतिक्रमण करते हुए उस भौतिक दुनिया का एक ऐसे यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अवस्थित करते हैं जहां आप उस यथार्थ की निर्मित करते हैं जिसे आपने सोच के स्तर पर भी जिया है, जिसे आपने बोध के स्तर पर अर्जित किया है। तो इस तरह जो स्थापनाएं इन कविताओं में पंक्ति दर पंक्ति आती हैं, वही स्थापनाएं कहानियों में हस्तांतरित हो जाती हैं। मैं आपको अभी कुछ कहानियों के कुछ अंश पढ़ के, मतलब उसमें भी बताऊंगी कि कैसे जो बातें अभी हमने की वो वहां ध्वनित होने लगती हैं। इस सोचने से कहानी निर्मित होती है। जैसे अगर हम आकारों के आसपास की सबसे पहली कहानी को ही लें, पहली कहानी का शीर्षक ही है आकारों के आसपास। अगर प्राध्यापकीय शैली में मैं इसका विश्लेषण करूं, तो अगर मैं इससे देखूं कि इसमें घटना क्या है, पड़ोस में एक बच्चे की मृत्यु
की सूचना एक घटना के तौर पर इसमें दी गई है। पात्र कौन है? हवा और रोशनी। मूल्य क्या है? एक ऐसी आंतरिकता जिसमें सुरक्षा है और आत्मीय स्वतंत्रता भी। तो एक साथ तीन चीजें कुंवर जी लेके चल रहे हैं। वो घटना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं तो अखबारों के पृष्ठों पर हर रोज आती हैं, उनसे हमारा हर रोज सामना होता है। लेकिन जरूरी क्या हो जाता है कि उस घटना को हम अपनी चेतना के स्तर पर कैसे जीते हैं, कैसे समझते हैं, उससे हम इस पूरी सृष्टि की जो विराटता है उसे उसमें कैसे शामिल पाते हैं, या अपने आप को उसमें कैसे शामिल पाते हैं, और फिर उससे मूल्य के स्तर पर, जीवन मूल्य के स्तर पर, जीवन दृष्टि के स्तर पर क्या अर्जित कर पाते हैं। तो इसका एक अंश मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो जो बातें मैं कह रही हूँ आपको लगेगा कि वो यहाँ प्रतिध्वनित होती हैं। इन दीवारों में एक आश्वासन है, क्योंकि ये मेरी अपेक्षा बदलती नहीं। हवा और रोशनी जिनके आते ही कमरा बदल जाता है, बाहर रखे जा सकते हैं। मैं अपने को कहीं और से आरंभ कर ले सकता हूं। इस तरह की ना प्यार करूं, ना शोक, ना आशा। गीता जैसा स्थित प्रज्ञ होना ही है। जिंदगी के मानी हैं बहुत सी चीजें, कोई एक चीज नहीं। और तभी ऐसा लगा कि कमरे की चीजों ने मिलकर मेरे सामने एक ऐसी जिंदगी रखी जिसमें ना अच्छाई थी ना बुराई, क्योंकि उसमें ना जरूरतें थी ना कर्तव्य। केवल एक ऐसा क्रम था जिसमें कहीं स्वयं को साबित करने की मजबूरी ना थी। अब इसी स्थिति का प्रतिबिंब कमरे में धूप कविता के माध्यम से आप देख सकेंगे। माफ कीजिएगा, 108। कितने रचनाकार ऐसा संभव कर पाते हैं कि कुछ चीजें जो हमारे आसपास हमेशा होती हैं और हम ये मान लेते हैं कि वो हमारे जीवन का हिस्सा है। धूप, हवा, पानी, बारिश। लेकिन कितनी बार हम ऐसा कर पाते हैं कि उस धूप के आने से हमारी जिंदगी में क्या बदलता है उसे हम लक्षित कर सकें। तो जो बात वहां कुंवर नारायण लक्षित करते हैं कहानी में कि कमरे की सब चीजें बदल गई थीं, और बदलने से उन्होंने मुझे ये एहसास कराया कि अच्छाई और बुराई से एक तरह से मुक्त कर दिया, उसे कविता में जब वो लाते हैं तो कविता में एक वास्तव में कहानी बन रही है। हवा और दरवाजों में बहस होती रही, पात्र बन गए हैं हवा और दरवाजे। दीवारें सुनती रहीं, धूप चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी, किरणों के ऊन का स्वेटर बुनती रही। सहसा किसी बात पर बिगड़कर हवा ने दरवाजे को तड़ से एक थप्पड़ जड़ दिया। खिड़कियां गरज उठी, अखबार उठकर खड़ा हो गया, किताबें मुंह बाए देखती रहीं। पानी से भरी सुराही फर्श पर टूट पड़ी, मेज के हाथ से कलम छूट पड़ी। धूप उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। शाम को लौटी तो देखा एक कोहराम के बाद घर में खामोशी थी। अंगड़ाई लेकर पलंग पर पड़ गई, पड़े पड़े कुछ सोचती रही। सोचते सोचते न जाने कब सो गई। आंख खुली तो देखा सुबह हो गई। अब क्या कहीं ये कविता है या ये कहानी है, और जो कहानी है वो वास्तव में कविता है। इसीलिए कुंवर नारायण का कविता और कहानी में आना जाना, आवाजाही होती रहती है।
अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत कम कहानियाँ लिखी और हर कहानी अपने आप में अलग अलग है, लेकिन हर कहानी उस तरह की बेजोड़ हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो कहानियाँ बेजोड़ हैं, जैसे गुड़ियों का खेल, अफसर, दो आदमियों की लड़ाई, उन और भी बेचैन पत्तों का कोरस में भी है, मोनालिसा की डायरी, और भी कहानियों के नाम लिए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि जब कहानी मतलब एक आलोचना का पैमाना अगर मैं तैयार करती हूँ तो मैं ये तैयार करना चाहती हूँ कि जब मैं कोई भी रचना पढ़ती हूँ वो रचना कितने समय तक मेरे भीतर स्थायी रहती है। अगर इसको मैं एक पैमाना मानती हूँ तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि कुंवर नारायण की कितनी कहानियाँ हैं जो मेरे मन पर दस्तक देती रहती हैं, या कैसे कुछ पंक्तियाँ उनमें आती हैं। जैसे एक पंक्ति है, संदिग्ध चालें शीर्षक की है कहानी का। उसमें एक पंक्ति में कुंवर जी कह रहे हैं, कुछ बातें बहुत आहिस्ता से कही जाती हैं लेकिन बहुत दूर तक सुनाई देती हैं। कुंवर नारायण अपनी कविताओं में भी ये भूलते नहीं आपको ये याद दिलाना कि मैं अपनी कहानी में नहीं हूं, मैं केवल उसका गल्पकार हूं। कभी कभी मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूं कि एक लेखक के नाते कुंवर जी के मन में ऐसी क्या बात रही होगी जो उन्होंने अपने आप को इस सब से इस तरह अलग करने की कोशिश की। क्या याद दिलाना चाहते हैं? एक तरफ कि वो बार बार कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जो पाठक है वो इन कहानियों में पूरी तरह डूब जाए। अब अगर हम देखें तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट उत्तर आधुनिक विचार क्षेत्र है वो बार बार ये कहना चाहता है कि जो पाठक है वे स्वयं अर्थ का निर्माता होता है और ज़रूरी नहीं है कि वो लेखक के बताए दिशा निर्देश के अनुसार ही कहानी को ग्रहण करे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें इतना डूब जाए कि उसकी अपनी नियति का, उसकी अपने अस्तित्व का जो संघर्ष है और उसके पात्रों की नियति का जो संघर्ष है वो एक दिखाई देने लगे। उसके अपने संघर्ष एक धरातल के होंगे और उसके पात्रों के संघर्ष दूसरे धरातल के होंगे। तो कुंवर नारायण अगर बार बार ये कह रहे हैं कि मैं होना चाहता हूं, लेकिन किस तरह होना चाहते हैं? वो एक बड़बोली उपस्थिति के रूप में नहीं होना चाहते हैं, एक ऐसी विनम्र उपस्थिति के रूप में होना चाहते हैं जिसमें कि वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। यानी वो ब्रह्मा की तरह इस जो कथा संसार है उस सृष्टि का, मुझे एकदम ख्याल आया अभी बिल्कुल बात करते करते कि जब नई कहानी को परिभाषित करने की बात हो रही थी, राजेंद्र यादव ने जब लिखा एक दुनिया समानांतर की भूमिका, जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये जो कहानी की दुनिया है, इस सृष्टि का जो ब्रह्मा है वो रचनाकार है। तो कुंवर नारायण जब इस सृष्टि में अपनी उपस्थिति की बात करते हैं रचनाकार के तौर पर, तो वो इस सृष्टि के ब्रह्मा होने के दंभ से उस पोजीशन से वहां नहीं आना चाहते। वो उस दुनिया में शामिल हैं किस तरह से कि बहुत आहिस्ता से अपनी बात कहूं
लेकिन उसकी आहट दूर तक सुनी जाए, उसकी आहट बात तक सुनी जाए। तो कुंवर नारायण का साहित्य हमारे साथ यही करता है कि जब आप उसे एक बार पढ़ते हैं तो उसके बाद वो धीरे धीरे आपके भीतर उगता रहता है, विस्तृत होता रहता है और कई कई अर्थ भरता रहता है। कुछ कुछ पंक्तियां बार बार आपके कानों में प्रतिध्वनित होती हैं और फिर उनके नए नए अर्थ खुलते हैं। इसलिए कुंवर नारायण को पढ़ना केवल उसके कथा तत्व के लिए एक बार उसे पढ़ लेना काफी नहीं है। ये ऐसी रचनाएं हैं जिसे बार बार आप अपने मन की जमीन पर एक नए ढंग से उगते हुए देखते हैं, हरियाते हुए देखते हैं और एक विस्तार में लय होते हुए देखते हैं। क्योंकि जब अगर हमें ये लगने लगे कि हमने ये क्रिएट किया, हमने ये उत्पन्न किया, हम इसके सर्जक हैं, तो जिस तरह का दंभ पैदा होता है, कुंवर नारायण उस अहम, उस दंभ से हमेशा दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए उनके पात्र हों, उनका गल्पकार हो, वो अपनी विनम्र उपस्थिति से लय होता है, समर्पित होता है और विराट का, उस सृष्टि का एक हिस्सा बन जाता है। इसी समय पर बार बार मुझे कुमार जीव, उनकी जो अंतिम रचना है, खंड काव्य है, वहाँ भी कहानी है, लेकिन वो कहानी कविता में है और वहाँ भी एक सर्जक की जो एक समय के लंबे अनवरत अंतराल में, मतलब समय की जो शाश्वत, कंटिन्यूअस, निरंतर, लगातार उपस्थिति है, उसके बीच जैसे कि एक रचनाकार अपने आप को पहचान सकता है, वैसे ही कुंवर नारायण अपनी रचनाओं में अपने आप को पहचान रहे हैं। कुंवर नारायण की कहानियों की भाषा पर अभी किसी ने लिखा भी कि बहुत अच्छी कहानी, उदय भानु पांडे जी कह रहे हैं, अच्छी कहानी वही होती है जो लिरिकल होती है। तो लिरिकल कहानी कुंवर जी कैसे लिखते हैं, इसके कुछ अच्छे उदाहरण प्रियदर्शन जी ने दिए हैं। प्रियदर्शन जी ने बेचैन पत्तों का कोरस की जो समीक्षा की, उसमें उदाहरण दिए, मैं उसी में से पढ़ रही हूँ। कहानी है वारसा में ओल्गा, उसका एक अंश। एक छाते के नीचे दो गर्म निकटताएं, धरती में नहीं बादलों में, बाहों पर कोमल उंगलियों का स्नेह स्पर्श, एक निकटता जिसमें फूलों की महक है, एक दृष्टि जिसमें तारे। तो ये जो पंक्तियां हैं, कहानियों की भाषा में कविता की लय उत्पन्न करती हैं। तो इस चीज को बहुत रेखांकित किया गया कि कैसे उनका जो बहुलार्थी गद्य है, प्रियदर्शन ने लिखा कि किस तरह कविता की तरह कोमल हो उठता है। फिर उन्होंने और भी कुछ एक दो उदाहरण दिए। ये वर्षा जाने कब थके, कब थमे, एक चिंतित स्वर, ये वर्षा न जाने कब थम जाए, दूसरा चिंतित स्वर, एक सम्मिलित हंसी, सहसा मैं उसके मुस्कुराते हुए गीले होठों को चूम लेता हूँ, वे एकदम गंभीर हो जाती है। तो भाषा के स्तर पर वो भाषा कितनी लिरिकल है, कितनी काव्यात्मक है, इन सब का जिक्र तो हो ही रहा है। ये मतलब कविता और कहानी की आवाजाही को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि भाषा के स्तर पर या बिंबों के स्तर पर वो कहानियां किस तरह के बिंब रचती हैं। लेकिन जिस तरह की भय, आशंका के चित्र भी आकारों के आसपास की कहानियों में कुंवर जी ने निर्मित किए हैं, उसका भी एक ब्यौरा हम देख सकते हैं। जैसे उस कमरे में केवल दो प्राणी थे, मैं और वह, लेकिन ऐसा जान पड़ता था
कि केवल वही जान रहा था कि कौन किसके लिए ज्यादा बड़ा संकट है। दूसरा चेहरा कहानी से लिया गया। एक अंश संदिग्ध चाले से मैं पढ़ती हूँ। बहुत दूर एक आदमी था जिसके मूछें नहीं थी, बड़े बड़े दांत थे, इतने बड़े बड़े दांत कि अगर वह चाहता तो पहले आदमी को मूछों समेत किसी राक्षस की तरह खा जाता। मूछें, ये बिंब कविता में भी बनता है। लोहे की पूंछ और मूछें जो दानवीयता को, उसकी भयंकरता को रेखांकित करती। तो एक ऐसा मनुष्यतर जब लौटना है तो ऐसे जो ताकत के, वर्चस्व के शक्तिशाली जो लोग हैं, कुल मिलाकर के कुंवर नारायण की चिंता उस शक्ति के दुष्प्रयोग, उस शक्ति के वर्चस्व से आम आदमी की मुक्ति की है। और ये जो सदिच्छा है, ये जो जीवन दृष्टि है, ये जो वृत्ति है, ये उनकी कविता को, उनकी कहानी को अधिक मानवीय बनाती है। कुंवर जी की कहानी हो या कविता, उसकी पहचान उन क्षणों में होती है जब जीवन स्थितियां नैतिकता के गहरे संकट बोध को प्रत्यक्ष करती हैं। जैसे कुमार जीव में कि जब उसे कैद कर दिया गया है तब वो जीवन को किस तरह जिएगा, क्या वह अपने विवेक को तब भी स्थिर रख पाएगा, क्या वह अपने समय को फिर उसी तरह पढ़ पाएगा, क्या वह आशा के जुगनू अर्जित कर पाएगा, क्या वह अपने मन के भीतर एक ऐसा समय रच लेगा जिसकी सीमाएं भौतिक समय की सीमाओं के पार होंगी। तो कविता और कहानी दोनों में आवाजाही करते हुए उन सीमाओं को तोड़ पाना, उन सारे सवालों को नैतिक बोध के तहत नए सिरे से उठा पाना, ये कुंवर नारायण की रचना क्षमता का प्रतिमान है, मैं समझती हूँ। जीवन के स्याह सफेद के जो सीधे चौखटे होते हैं उसमें कवि का कभी विश्वास नहीं रहा। उनके लिए सत्य कभी इकहरा नहीं होता, एक तरफा भी नहीं होता। हर व्यक्ति को अपना सलीब खुद ढोना पड़ता है। किसी और से पहले वे अपने उसकी नैतिक जवाबदेही अपने प्रति है। इस नैतिकता का बोध उसकी आत्मा को लहूलुहान करता है। यही उस पीड़ित विवेक चेतना का बोध भी है जिसकी तरफ परिवेश हम तुम के बाद मुक्तिबोध ने इशारा किया था। और दूसरी बात उन्होंने जीवन की आलोचना की कही थी। कुंवर नारायण की विशिष्टता के रूप में इसे ही लक्षित किया जाना चाहिए। यही बोध उनके रचना संसार की संभावना है। इसीलिए एक और अंश में एक कहानी से आपके लिए पढ़ूंगी। ये अंश इसलिए पढ़ना चाहती हूं, गुड़ियों का खेल कहानी से है। कहानी मतलब कुंवर जी की कहानियां जिस तरह की होती हैं उसके मुकाबले में काफी मतलब थोड़ी लंबी कहानी है। कई स्तरों पर गुड़ियों के खेल, गुड़ियों के अस्तित्व को, गुड़ियों को उनके होने को उठाया गया। लेकिन जो अंश मुझे इस कहानी का एकदम जैसे कौंध की तरह आता है, जो आपको झकझोर देता है, वो अंश एकदम शुरू में ही आता है। लड़का, गुड़िया, दर्शक, वो खेल दिखाने वाला लड़का है। सबका संबंध आमूल बदल जाता उस पर्दाफाश के अटपटे क्षण में, पर ऐसा करना शायद उस मासूम लड़के के प्रति अनावश्यक निष्ठुरता होती
जबकि उसके खेल से अधिक उसकी कोशिश के प्रति उदारता दिखाने की जरूरत थी। मुझे लोगों के रूखे व्यवहार से घृणा हुई, पर किया भी क्या जा सकता था। रुखाई ज्यादा से ज्यादा अभद्रता की कोटि का अपराध है जिसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, वरना उन लोगों को उतनी सजा तो मिलनी ही चाहिए जितना कष्ट उन्होंने उस नादान लड़के को अपनी रुखाई से दिया था। अनायास ही मुझे लगा कि मैं उन सब लोगों की ओर से उस लड़के के सामने अपराधी हूं और मुझे किसी न किसी रूप में उस अकारण निष्ठुरता का प्रतिकार करना चाहिए। ये कहानी का मैं है। कुंवर जी ने हमें बार बार याद दिलाया है कि इसे लेखक नहीं समझना है। रचनाकार लिख रहा है, लेकिन वो है उसमें शामिल है, वो उसके बाहर है। हम पाठक के बतौर इसमें शामिल हैं और हम इससे बाहर हैं, और इसीलिए जो सारी कहानी है वो कई स्तरों पर एक साथ घटित होती है, घटना के स्तर पर भी, बोध के स्तर पर भी और कहानीकार के स्तर पर भी। तो अगर सारी चीजों को जिस बिंदु पर केंद्रित किया जाना है वो बिंदु लेखक की नैतिकता पर, लेखक की जवाबदेही पर केंद्रित हो जाता है, तो ये जो है ये अपने आप में मुझे लगता है कि जो कुंवर जी के साहित्य से एकात्म करते हुए, उस राग का हिस्सा होते हुए जो हम ले सकते हैं वे ये है। ललन बंघेल जी ने एक सवाल उठाया है, वो इसी संदर्भ में है, तो मैं यही बात रख सकती हूं। क्या ये अस्तित्ववाद के पास है? दरअसल हिंदी आलोचना में और जगह भी संभवतः ऐसा हुआ हो, एक मुझे लगता है कि ये गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी क्या है कि हम अस्तित्ववाद और जनवाद, इन दो चीजों को ऐसे दो ध्रुवों की तरह देखते हैं कि जिनके बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। अगर कोई कवि या रचनाकार जो भौतिक इकहरा या पूरी सृष्टि के बीच अपने आप को लोकेट करने की कोशिश करता है, तो हम अस्तित्ववाद से सीधे उसका संबंध जोड़ते हैं। अस्तित्ववाद को उस समय हम एक प्रश्न चिन्ह के साथ देखते हैं। उस अस्तित्व की चेतना के प्रति हमारे मन का जो भाव है वो बहुत उदार नहीं है। तो हमारे, माफ कीजिएगा बीच में कनेक्शन चला गया था, तो हमारे मन में बिल्कुल एक ऐसा भाव आ जाता है कि जैसे हम उस रचनाकार को पूरा पढ़ेंगे नहीं, पूरा समझेंगे नहीं। हमने पहले ही अपने मन में एक धारणा बना ली है कि अगर उसकी इससे मुक्ति नहीं है तो वो स्पृहणीय नहीं है, वो पढ़ने की बात नहीं है, वो ओवररेटेड है, उसके पास देने को कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है जितना जितना हम इस तरह के ये जो श्रेणीबद्धता है, ये जो हमारे सोचने के दायरे हैं, ये जो चौखटे हमने खुद निर्मित किए हैं, अगर हम किसी भी रचना को, मेरी कम से कम आलोचना दृष्टि यही है कि मैं उस रचना को उस रचना की मार्फत पढ़ना चाहती हूँ,
बहुत पहले मेरे एक अध्यापक थे, उन्होंने मुझे कुछ भी पढ़ने की एक दृष्टि जैसे दी थी, मतलब एक गुर की तरह उन्होंने मेरे हाथ थमाया था कि कहा तो कविता के संदर्भ में कि कविता से सवाल करो, कविता तुम्हें जवाब देगी। मैं आज भी यही मानती हूँ कि रचना से सवाल करें, रचना स्वयं उत्तर देगी, और जो उत्तर हों अपने पूर्वाग्रहों के कारण हम उस पर लेबल ना लगाएं, हम उसे उसकी सीमाओं में ना पहचानें, तभी हम किसी रचनाकार को उसके मर्म को, उसकी सीमा और संभावना दोनों को हम तभी ठीक ठीक पहचान पाएंगे। एक दूसरी बात जो कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए जब भी हम आलोचना करते हैं तो एक हद तक हम या तो हीरो वर्शिपिंग करना चाहते हैं कि वो साहित्यकार बहुत महान है, या फिर हम उसे पूरी तरह ध्वस्त कर देना चाहते हैं, उसे पूरी तरह डिमोलिश कर देना चाहते हैं, उससे हमारा कोई वास्ता ना हो। ये दोनों ही अतिवादी दृष्टियां हैं। होना ये चाहिए कि हर रचनाकार की अपनी एक सृजन भूमि होती है, उस सृजन भूमि को हम पकड़ पाएं और उससे उस रचनाकार को, वो उसकी साहित्य को समझने की कुंजी होती है, वो हमारे आग्रह का प्रतिमान नहीं होती। तो अगर आज देखा जाए तो इसलिए आलोचना के कोई नए प्रतिमान नहीं बनते हैं, कोई तयशुदा रास्ते नहीं हैं, कोई सर्च लाइट नहीं है जिसे लेकर हम उसमें वो ढूंढने निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी, मतलब ऐसी आलोचना करने से जो भी उत्तर आधुनिकता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर आधुनिकता तो यही कहता है कि आप आग्रह मत करिए। तो आप आग्रह को अगर आप छोड़ देंगे तभी आप उस रचना के मर्म तक पहुंच सकेंगे। अब अस्तित्ववाद हिंदी में मात्र फैशन की चीज है या नहीं, ये तो रचनाकार पर है और ये हम पर है। अगर हमें हमारे अस्तित्व के सवाल उतनी बेचैनी से परेशान करते हैं जितने कि सार्त्र और सिमोन को करते रहे होंगे, तो कैसे मैं कहूं कि ये फैशन है। अगर केवल फैशन के लिए अपनाया है कि अपना अकेलापन और अपनी उदासी दिखानी है, या अपने होने के संकट को उस तरह महसूस करना है, तो ये तो रचनाकार पर है और ये हम पर भी है कि हम उसे कैसे ग्रहण कर रहे हैं। तो यही मेरा आग्रह है कि आप किसी भी चीज को, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ट्रैक चेंजेस नहीं है कि आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि आप उसे कैसा समझते हैं ये वहां है। आप उससे जुड़ सकते हैं, आप उससे नहीं जुड़ सकते हैं, हर चीज से आप नहीं जुड़ते हैं। किसी एक लेखक की कोई एक चीज, कोई एक पंक्ति अनेक स्तरों पर प्रतिध्वनित होती है, बहुत अच्छी होती है, और कहीं उसके हाथ से गिरफ्त छूट भी जाती है, लेकिन ऐसा होना उसको कमतर नहीं करता है। ऐसे अंतर विरोधों को स्वीकार करने की भी हमें साहित्य में आदत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसी नजरिए से, तो जब हमने ये सोचा कि हम कविता और कहानी के बीच आवाजाही की बात करें, तो इसीलिए हमने ये आवाजाही की बात की। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अर्पण कुमार जी की, क्योंकि ये शीर्षक उन्होंने मुझे सुझाया। तो इसीलिए कि ये रास्ते बने रहें, ये बातचीत बनी रहे, और ये जो बातचीत होती है, कुंवर जी हमेशा कहते थे कि ये गुंजाइश पैदा करती है, ये ऐसी गुंजाइश पैदा करती है जहां अलग अलग संस्कृतियां आपस में बातचीत कर सकती हैं। तो ये गुंजाइश बनाए रखना भी बतौर पाठक, बतौर आलोचक, बतौर साहित्य के मर्मज्ञ के हमारा दायित्व है। तो इसलिए मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है।
और मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगी एक छोटी सी कुंवर जी की कोई कविता पढ़ते हुए। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आज जुड़ने के लिए। अर्पण कुमार जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे बातचीत करने का ये अवसर दिया, और जनसुलभ पुस्तकालय ने जिस तरह की पहल की है उसके लिए उनका अभिनंदन करती हूँ। और एक ये कविता कई बार वैसे पढ़ी गई है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगती है और मैंने कई बार इस कविता को पढ़ा है, तो मैं इससे अपनी बात खत्म करूंगी। असल में दो छोटी छोटी कविताएं पढ़ देती हूँ, दोनों ही मुझे बहुत प्रिय हैं। जख्म एक कविता है। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग ही लगना था तो फिर कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। दूसरी कविता पानी का स्वाद। ये कविता मुझे हमेशा इसलिए प्रिय लगती है कि जैसे ही मैं जिस दृष्टिकोण से साहित्य को पढ़ती हूँ, जिस मध्यस्थता की बात करती हूँ, वो एक दर्शन के रूप में एक बहुत सादगी से इस पूरी कविता में विन्यस्त है। पानी का स्वाद। अकड़ कर कहता है नमक, मैं तो हूं नमक, मैं कभी नहीं बदलता अपनी राय और पानी में घुल जाता। इतरा कर कहती शक्कर, मैं तो हूं मीठी, मीठी ही रहूंगी हमेशा और पानी में घुल जाती। इसी तरह खट्टा कड़वा तीता बखटा हर स्वाद अपनी अपनी अकड़ और ऐंठ लिए घुल जाता पानी में। पानी कहता मैं हूं जीवन, हर स्वाद के लिए जगह है मुझ में। माध्यमिक है मेरी क्षमताएं, समास हूं विभिन्नताओं के बीच। ऐसी ही आवाजाही कुंवर नारायण के साहित्य में होती है, एक समास विभिन्नताओं के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।